विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। आज की विशेष परीक्षा पूर्व तैयारी कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा आपके फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट कोर पेपर यानी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ द इंडिया 1947 से लेकर 2000 सीई तक। और इस पेपर में कुल 53 वर्षों के इतिहास को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपकी फर्स्ट यूनिट से। विद्यार्थियों, आपके फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की पीजी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो सहयोग से आपका पहला टॉपिक भी है, इसके अंतर्गत मैं आपसे इस बात के ऊपर चर्चा करूंगा कि सरदार पटेल ने किस प्रकार से हिंदुस्तान के तमाम कोने में बिखरी हुई बड़ी बड़ी रियासतों और छोटी छोटी रियासतों को किस प्रकार से भारत संघ में विलय होने के लिए तैयार किया और उनका विलय करके आधुनिक भारत की एक रूपरेखा, सशक्त रूपरेखा प्रस्तुत की। विद्यार्थियों, वाकई ये आसान काम नहीं था, बड़ा ही चुनौती भरा कार्य था। जब हम किसी जमींदार से या किसी राजा महाराजा से ये कहे कि वो अपनी रियासत को छोड़ दे और भारत संघ में विलय के लिए तैयार हो जाए, यह आसान काम नहीं था। लेकिन देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, दूरदर्शिता और एक पूरी रणनीति के तहत कार्य किया। और इस कार्य में उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग उनके सचिव मेनन का मिला। तो वीपी मेनन और सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण के असंभव कार्य को एक प्रकार से पूरा किया और ये कार्य वाकई चैलेंजिंग था। हम ये देख रहे हैं कि चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए 1947 में, तो वे देसी रियासतों के सामने यह विकल्प छोड़कर गए थे कि देसी रियासतें यानी रजवाड़े इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वे चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो और चाहे तो वे पाकिस्तान में शामिल हो सकते, और अगर दोनों में से किसी में शामिल नहीं हो तो उनको इस बात का अधिकार था कि वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते थे, यानी अपने आप को पूरी तरीके से आज़ाद रख सकते थे। दोनों में से किसी में भी शामिल होने के लिए वे बाध्य नहीं थे। तो इस प्रकार की छूट, इस प्रकार की रियायत जब अंग्रेज उनको देकर गए तो स्वाभाविक था कि उनमें से बहुत सारी रियासतें या कुछ रियासतें ऐसी थी जो न तो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, न पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। इन रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये काफ़ी प्रमुख नाम थे। इन रियासतों की एक अलग अलग स्थिति थी। हैदराबाद में हम देखते हैं कि हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद की निज़ाम शाही बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़ों में से एक टुकड़े पर निर्मित हुई थी। तो हैदराबाद का निज़ाम जो काफ़ी शक्तिशाली था, काफ़ी रिच था, वो अपना स्वतंत्र वजूद बनाए रखना चाहता था। हैदराबाद में स्थिति अलग थी। हैदराबाद की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी और हैदराबाद के नवाब यानी निज़ाम के विशेष कारिंदे जो रजाकार कहलाते थे, उन्होंने हिंदू प्रजा पर अत्याचार करने चालू किए। सरदार पटेल ने पहले समझाइश की, लेकिन जब नहीं माना तो हैदराबाद को शामिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई और ऑपरेशन पोलो के नाम से एक अभियान चलाया गया और हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय किया गया। ठीक यही बात जूनागढ़ के बारे में थी। जूनागढ़ का नवाब पहले तो अपना स्वतंत्र वजूद बनाए रखना चाहता था, लेकिन बाद में जब ये देखा कि उसका आर्थिक बहिष्कार यानी आर्थिक नाकेबंदी हो रही है और बहुसंख्यक हिंदू जनता उसके खिलाफ है, तो वह
अपने काफ़ी संपत्ति को और इवन उसके साथ बहुत सारे कुत्ते भी थे, उनको लेकर पाकिस्तान चला गया। बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के बजाय पाकिस्तान में शामिल हो जाए। इन रियासतों में एक प्रमुख नाम जोधपुर का भी था। जोधपुर को भी कई आकर्षक प्रस्ताव भेजे गए कि भाई अगर जोधपुर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो जोधपुर को विशेष सुविधाएं मिलेगी, और जोधपुर अगर पाकिस्तान में शामिल होता तो यह भारतीय संघ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। सरदार पटेल और मेनन ने इस बात को काफ़ी गहराई के साथ समझा और एक प्रकार से महाराजा जोधपुर को समझा बुझाकर उनकी जनता की इच्छाओं से उनको अवगत कराकर उनको भारतीय संघ में विलय होने के लिए तैयार कर लिया। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय ज़्यादातर देसी रियासतों में एक स्थानीय स्तर पर गठित एक संस्था काम कर रही थी जो राजा महाराजाओं पर इस बात के लिए दबाव डाल रही थी कि वे रियासत में उत्तरदायी शासन कायम करें, यानी ऐसा रूल जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो। तो जोधपुर में भी जो मारवाड़ प्रजामंडल था और जिसके नेता जयनारायण व्यास थे, तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में प्रजा ने भी महाराजा को इस बात के लिए तैयार किया कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए। सरदार पटेल ने बहुत ही युक्तिपूर्ण तरीके से काम लिया। देसी रियासतों को इस बात के लिए तैयार किया गया राजा महाराजाओं को कि वे अगर भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं तो उनकी उपाधियां, उनके ओहदे, उनकी सुविधाएं पूर्ववत बरकरार रहेगी। वे राजा कहलाएंगे, महाराजा कहलाएंगे। जैसे राजस्थान में मेवाड़, जो कि सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीन राजघराना माना जाता था, तो मेवाड़ के महाराणा को महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया और जयपुर यानी आमेर को राज प्रमुख का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हर देसी रियासत को उसके स्टेटस के अनुरूप अपने स्तर को बरकरार रखने की दृष्टि से और कई विविध प्रकार के खर्चों को पूरा करने की दृष्टि से एक तयशुदा रकम दी गई जो प्रीवी पर्स कहलाती थी। इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि मेवाड़ को सबसे ज़्यादा 20 लाख का प्रीवी पर्स मिला, जबकि जोधपुर, बीकानेर और आमेर इनको 10-10 लाख का प्रीवी पर्स दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मेवाड़ के अलग से कुछ विशेष धार्मिक खर्चों को पूरा करने की दृष्टि से ये रकम जरूरी थी। तो काफ़ी समय तक ये प्रीवी पर्स चला आ रहा था। बाद में तत्कालीन उस वक्त दौर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में प्रीवी पर्स बंद कर दिया गया, राजा महाराजाओं से उनकी उपाधियाँ छीन ली गई। तो विद्यार्थियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस प्रकार से सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय संघ में देसी रियासतों का विलय हुआ। ये देसी रियासतें अलग अलग आकार की थी। कुछ हैदराबाद, जैसलमेर और जोधपुर जैसी और बीकानेर जैसी विशाल रियासतें थी, तो कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका क्षेत्रफल केवल कुछ वर्ग किलोमीटर तक ही था। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई इन लगभग 549 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करना आसान काम नहीं था, और सरदार पटेल के इसी योगदान के कारण उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और उनकी तुलना जर्मनी के काउंट बिस्मार्क के साथ की जाती है। जिस प्रकार से बिस्मार्क को मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से सरदार पटेल को भी यहाँ पर लौह पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको गहरे से तैयार कीजिएगा। इसमें आपसे जुड़े हुए काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ, जोधपुर का विलय कब हुआ, हैदराबाद के तत्कालीन निजाम का नाम बताइए, हैदराबाद के साथ की गई कार्रवाई को समझाइए, जूनागढ़ के साथ की गई कार्रवाई को समझाइए, कश्मीर के साथ की गई कार्रवाई को समझाइए। जहाँ हम देखते हैं कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सबसे पहले अपने स्वतंत्र वजूद को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन जब बाद में पाकिस्तान के सपोर्ट से और पाकिस्तान के इशारे पर कबायलियों के साथ पाकिस्तानी फौजियों ने मिलकर सिविल ड्रेस में कश्मीर पर हमला किया और वे श्रीनगर के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गए, तो ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने मदद मांगी भारत सरकार से, जो मदद इसी शर्त पर मिली कि यदि महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय करने को तैयार होते हैं। तो बाद में उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान हम ये देखते हैं कि कबायली गतिविधियों और पाकिस्तानी गतिविधियों के कारण
एक कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया कश्मीर का, जो आज भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है और भारत की सुरक्षा और शांति के लिए एक तनाव का कारण बना हुआ है। कश्मीर समस्या का पूरी तरीके से समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर सरदार पटेल द्वारा की गई कोशिशों के लिए सरदार पटेल के योगदान को भारतीय इतिहास में कभी भी भूला नहीं जा सकता है। तो विद्यार्थियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कीजिए। जय भारत, जय हिंद।